Hello everyone. So today in this video we will going to talk about Silogs. Silogs एक नया चैप्टर है आप लोगों के लिए बिकॉज Silogs ही एक ऐसा चैप्टर है जो आपने कभी भी एकेडमिक्स में नहीं पढ़ा। और रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो Silogs ही एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा लौता चैप्टर है जिसको आप बुक्स पढ़ करके या फिर कंसेप्ट रीड करके सॉल्व करने जाओगे तो बहुत मुश्किल ही आएगी। मतलब आप आसानी से उस चीज़ को डील नहीं कर सकते। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स देखे, अगर आप उसमें बुक की हेल्प लेते या फिर थोड़ा भी कहीं और से रेफरेंस लेते तो आप वो चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, या फिर नहीं भी लेते और अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते सोल्यूशन देखते तो आपको शायद आंसर्स मिल जाते। बट सिलॉग्स में ये केस नहीं है। सिलॉग्स अभी तक हमने कभी पढ़ा नहीं है और उसको देखा नहीं है, तो उसके कंसेप्ट सिर्फ बुक से रीड करके समझ कर और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस ट्यूटोरियल फॉर यू। सिलॉग्स में अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट सिलॉग्स को छोड़कर जाते हैं, उनको पजल्स आ जाता है, उनको बाकी सारे मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाते हैं, बट सिलॉग्स नहीं आ पाता, या अगर आ भी जाता है तो वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। कॉन्फिडेंट फील करके अगर वो अटेम्प्ट ले भी लेते हैं तो एक्यूरेसी उनकी गड़बड़ाती है। मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ वो सिलॉग्स सॉल्व नहीं करते। बट इन दिस ट्यूटोरियल आई गारंटी यू दैट अगर आपने ये वीडियो या और इसके आगे आने वाले वीडियोस जो सिलॉग्स के ऊपर बेस्ड हैं वो सारे अगर आपने कंज्यूम कर लिए और ठीक से समझ लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सिलॉग्स के ऊपर वो सारे के सारे आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करके आएंगे। सेकेंड थिंग, उसमें आपकी एक्यूरेसी 100% रहेगी, ये मेरी गारंटी है। बट द थिंग इज, जो मैं कह रहा हूँ वो सब आपको फॉलो करना है, दैट्स इट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, हम पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, सिलॉग्स का जो ये सेशन है इसमें आज हम ये देखेंगे कि सिलॉग्स के क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं, मतलब उनका फ्रेमवर्क देखेंगे हम कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, और वेन डायग्राम क्या होता है और वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं, हम वो देखेंगे। याद रखिए सिलॉग्स जो आता है वो 5 मार्क्स का आता है। अगर हम क्लैरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिलॉग्स 5 मार्क्स का आएगा और आएगा ही आएगा। शायद ही ऐसी कोई शिफ्ट होगी जिसमें सिलॉग्स के बिना वो रीजनिंग का पेपर फ्रेम हो रहा होगा। बट अगर पीओ की बात करें तो हो सकता है सिलॉग्स 5 की जगह आपको 3 मार्क्स का देखने मिले। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पीओ के पेपर्स में वो नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा रखने के चक्कर में जो चैप्टर में से क्वेश्चंस हैं उनको कम कर देते हैं। बट क्लैरिकल में 4-5 चैप्टर में पूरा का पूरा सब्जेक्ट निपट जाता है। तो सिलॉग्स अगर क्लैरिकल में आ रहा है तो सीधा वो 5 मार्क्स का आएगा। और शायद ही ऐसी शिफ्ट होगी जहां पर सिलॉग्स नहीं पूछे जा रहे हैं, नहीं तो हर शिफ्ट में सिलॉग्स पूछे ही जाते हैं। ठीक है, हाउ दे फ्रेम क्वेश्चंस ऑन सिलॉग्स। अब उस पे आने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि सिलॉग्स के क्वेश्चन किस तरीके से दिखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन कर रखी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, ये देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट कितने हैं? 1 2 3। और उसी के नीचे आप देखेंगे तो आपको कंक्लूजन गिवन है। कंक्लूजन भी 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। जिस तरीके से हमने इनइक्वालिटीज को डील किया था, जहां पर भी स्टेटमेंट गिवन था और कंक्लूजन गिवन था, उसको हम लोग किस तरीके से डील करते थे कि स्टेटमेंट में जो भी कुछ लिखा है वो परम सत्य है। आपको कंक्लूजन को अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वेरीफाई करना है और ये मार्क करना है कि वो पर्टिकुलर कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। अगेन, स्टेटमेंट में जो कुछ भी लिखा है वो ट्रू होता है। कंक्लूजन को अपन को अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मार्क करना है कि वो पर्टिकुलर कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। दैट्स इट। देखते हैं इसके ऑप्शन किस तरीके से फ्रेम होते हैं। तो देखिए, इसके जो ऑप्शंस होते हैं ना, देखिए, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, नीदर 1 नॉर 2। इस तरीके से इसके ऑप्शंस फ्रेम होते हैं। तो आपको मार्क करना है, अगर कंक्लूजन 1 फॉलो करना है तो ए ऑप्शन मार्क करेंगे, 2 फॉलो कर रहा है तो बी, एंड अकॉर्डिंगली। आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि सिलॉग्स के क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं। स्टेटमेंट गिवन होता है, कंक्लूजन गिवन होता है और ऑप्शन गिवन होता है। कंक्लूजन को अपन को अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वेरीफाई करवाना है और चेक करना है कि वो पर्टिकुलर कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट
ट्रू है या फॉल्स है, और अकॉर्डिंगली अपन को ऑप्शन को मार्क करना है। दैट्स इट। क्लियर है? चलिए अब आते हैं वेन डायग्राम पे कि वेन डायग्राम क्या होता है, उसको बनाना कैसे है, और वो कैसे हेल्प करेगा हमको सिलॉक्स सॉल्व करने में। आइए देखते हैं। वेन डायग्राम हमने 10th में पढ़ रखा है। अगर आपको याद हो, 10th में हमने एक सेट थियरी नाम का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी क्या होता है। उसमें हम ऐसे एक ऐसे स्क्वायर के अंदर एक वेन डायग्राम बनाते थे, ऐसे सर्कल बनाते थे, ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है, इस तरीके से। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो हम बनाते थे, इसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं, और वही हम सीखेंगे आज के इस चैप्टर, आज के इस लेक्चर में, कि इसको बनाना कैसे है और इसको यूज कैसे करना है सिलॉक्स सॉल्व करते टाइम। क्लियर? तो हेडिंग डाल लेंगे हम वेन डायग्राम की। अब वेन डायग्राम टोटल सिलॉक्स में वेन डायग्राम 6 वेन डायग्राम्स आर देयर इन द होल चैप्टर। उसमें से हम आज की इस वीडियो में 5 देखेंगे, और जो एक है वो वेन डायग्राम हम तब देखेंगे जब हमारा फाउंडेशन थोड़ा बहुत ठीक हो गया होगा सिलॉक्स का। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि वो जो वेन डायग्राम है वो थोड़ा टिपिकल है। क्लियर? चलिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सम ए इज बी, यहां पर जो बी है वो एक वेरिएबल है, यहां पर जो ए है वो भी एक वेरिएबल है, सम ए इज बी, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे? आइए वो देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ये रहा एक सर्कल, और यहां पर मैं दूसरा सर्कल बनाऊं, और मैं इसको नाम दे दूं ए और इसको नाम दे दिया बी। ये दोनों सर्कल देखो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं थोड़े से, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि सम ए इज बी बन रहा है। क्यों? क्योंकि सम ए इज बी को अगर हम हिंदी में समझे तो उसका मतलब होता है कुछ ए बी है। तो देखो, ए का कुछ पोर्शन बी में आ रहा है, तो सम ए इज बी सेटिस्फाई हो गया। ये हमारा एक वेन डायग्राम हो गया। आइए चलते हैं दूसरे वेन डायग्राम की तरफ। ऑल ए एक वेरिएबल है, इज बी, ऑल ए इज बी। ऑल ए इज बी को अगर हम हिंदी में समझें तो क्या है? पूरा का पूरा ए बी है। ठीक है, तो पूरा का पूरा ए अगर बी है तो ए पूरा का पूरा बी में समाया होगा। यही है ना इसका मतलब, पूरा का पूरा ए बी में समाया होगा। तो एक हमने ए का बनाया और एक हमने बी का बनाया सर्कल, तो पूरा का पूरा ए किसके अंदर है? बी के अंदर है। अगर आपको इसको याद करना है आसानी से, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो फर्स्ट वेरिएबल है ना, उसको उठाओ और सेकंड वेरिएबल के अंदर डाल दो। ऑल ए इज बी अगर दिया है तो ऑल ए क्या है? फर्स्ट वेरिएबल है, उसको उठाया हमने। इस बी क्या है? सेकंड वेरिएबल है, तो ए को उठा करके हमने बी के अंदर डाल दिया। ए बी के अंदर है, वो हो गया ऑल ए इज बी। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं नो ए इज बी, और मैं यहां पर एक वेन डायग्राम बनाऊं, ये रहा ए का और ये रहा बी। ठीक है, ये ए है और ये बी है, तो क्या आप ये कह देंगे कि ये नो ए इज बी का वेन डायग्राम है सिर्फ इतना वेन डायग्राम बनाने पर? नहीं, ये आप नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में आपको कोई रिलेशन मिल ही नहीं रहा है जिससे कि आप ये बता सकें कि ये नो ए इज बी है। जब तक कि वेन डायग्राम में दो सर्कल के बीच में आपको ऐसा क्रॉस ना दिखे ना, तब तक आप ये कमेंट ही नहीं कर सकते कि उन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि नो भी एक रिलेशन है। जैसे कि आप ये समझिए कि अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसके दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि दुश्मनी भी तो एक रिलेशन है, जैसे दोस्ती एक रिलेशन है। ऐसे ही ए और बी के बीच में तब तक हम ये नहीं कह सकते थे कि नो ए इज बी है, कब तक? जब तक कि ये साइन नहीं थे उन दोनों के बीच में।
ए को अलग बना दिया, बी को अलग बना दिया, उन दोनों के बीच में ये साइन अगर मैंने नहीं रखी ना, तो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते। बट जैसे ही मैंने ये सिंबल बना दिया, ये क्रॉस बना दिया, इसका मतलब ये इस बात की पुष्टि हो गई है कि वो ये कहना चाह रहा है कि नो ए इज बी, ए और बी के बीच में नो का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि नो भी एक रिलेशन है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वेन डायग्राम नो ए इज बी का कैसे बनाते हैं वो हमने अभी देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए सम ए इज नॉट नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर मैं यहां पर ए बनाता हूं और यहां पर बी बनाता हूं, ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी। सम ए इज नॉट बी को अगर हम ट्रांसलेट करें और समझने की कोशिश करें तो वो ये कहना चाह रहा है कि ए का कुछ हिस्सा, मतलब ए का कुछ, वो कुछ कितना भी हो सकता है, वो इतना हो सकता है, वो इतना हो सकता है, कितना भी हो सकता है, वो कुछ हिस्सा ए का बी नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है। तो सम ए इज नॉट बी का वेन डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 4 वेन डायग्राम देखे, एक देखा सम का, एक देखा ऑल का, एक देखा नो का और एक देखा सम नॉट का। अब आते हैं इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम और वो है ओनली का। ओनली बी, यहां पर देखो ध्यान दीजिएगा, मैंने बी को पहले लिखा है, ओनली बी इज ए। कभी भी आपको ओनली का वेन डायग्राम बनाना है ना, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा ओनली कभी भी आ जाएगा ना, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ओनली को आपको इंटरप्रेट क्या करना है, तो ओनली को आपको ऑल इंटरप्रेट करना है। ओनली बी इज ए को क्या इंटरप्रेट करना है? ऑल। और जो वेरिएबल्स हैं उनको शफल कर देना है, जो लास्ट में आया था उसको पहले लिख देना है और जो पहले आया था उसको लास्ट में लिख देना है। ये आपको क्या करना है, ये आपको इंटरप्रेट करना है माइंड में, जिससे कि आप ओनली का वेन डायग्राम आसानी से बना सके। तो ओनली बी इज ए को हम माइंड में क्या इंटरप्रेट करेंगे? ऑल ए इज बी। अब जब हमने माइंड में ये इंटरप्रेट करा ऑल ए इज बी, तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? उसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसमें ए को पूरा का पूरा बी के अंदर डाल देना है। क्यों? क्योंकि ऑल ए इज बी का अपन ने अभी वेन डायग्राम देखा था, उसमें अपन ने क्या देखा था कि जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको सेकंड के अंदर डाल देना है। तो देखो सारा का सारा ए किसके अंदर आ गया? बी के अंदर आ गया। अब जब ओनली बी इज ए का वेन डायग्राम ऑल ए इज बी की तरह बन रहा है, तो ओनली बी इज ए में और ऑल ए इज बी में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? आइए जानते हैं। जब मैंने आपसे ये कहा था कि ऑल ए इज बी है, तब भी आपका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके का बन रहा था, और जब मैंने कहा ओनली बी इज ए है, तब भी आपका वेन डायग्राम इस तरीके का बन रहा है। तो कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए ना। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जब मैं कह रहा हूं ऑल ए इज बी, उस टाइम पे ए का रिलेशन बी के साथ है, वो तो दिख ही रहा है ऑल का, बट ए का रिलेशन सी के साथ भी हो सकता है, ए का रिलेशन डी के साथ भी हो सकता है, ए का रिलेशन किसी और वेरिएबल के साथ भी हो सकता है। कब? जब मैं कह रहा हूं ऑल ए इज बी। बट जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ओनली बी इज ए, तब ए का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ बी के साथ है। ओनली बी इज ए में हमने जो ऑल ए इज बी बनाया है, उसमें ए का रिलेशन किसी और वेरिएबल के साथ नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ऑल ए इज बी जब हम बना रहे हैं, उस टाइम पे ए और बी दोनों के दोनों ओपन रिलेशनशिप में है, विच मीन्स ए का रिलेशन किसी और वेरिएबल के साथ भी हो सकता है, किसी बी का रिलेशन भी किसी और वेरिएबल के साथ हो सकता है। कब? जब ऑल ए इज बी हम कह रहे हैं तब। बट जैसे ही हमने ये कहा कि ओनली बी इज ए, इसमें ए कमिटेड रिलेशनशिप में है, किसके साथ? बी के साथ। बट बी ओपन रिलेशनशिप में है अभी भी, तो बी का रिलेशन और किसी के साथ भी बन सकता है, बट ए का रिलेशन और किसी के साथ नहीं बन सकता। ए का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ बी के साथ ही बन सकता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो अभी हमने 5 वेन डायग्राम्स देखे, एक था सम का, एक था ऑल का, एक नो एज बी था, एक सम इज नॉट बी का था, एंड एक ओनली बी इज ए का वेन डायग्राम था।
आई होप आपको ये पांचों के पांचों वेन डायग्राम समझ में आए होंगे। अब इसको क्वेश्चन के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं और इंटरप्रेट कैसे करते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।